हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, कि फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट सेल जो लाइफ की वो हमने लास्ट वीडियो में देखी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था और ये फॉर्मेशन अबायोजेनेसिस कहलाता है। और फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो स्टार्ट हुई थी वो 3 मिलियन ईयर्स एगो पहले बनी थी। फिर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई लाइफ की वो लगभग कितने ईयर्स पहले थी? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। तो हम एक रिव्यू देख रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपने अगर देखी होगी तो अबायोजेनेसिस फॉर्मेशन कहलाता है। अबायोजेनेसिस का मतलब कि विदाउट लिविंग सेल्स के बिना लाइफ का ओरिजिनेशन। तो हमारी जो लाइफ बनी है या सेल बनी है फर्स्ट सेल, वो किस तरीके से बनी थी? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो उसमें फर्स्टली क्या हुआ, पहले फ्री एटम्स आए। फ्री एटम्स आपस में कंबाइंड होकर उन्होंने क्या बनाया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इस तरीके से एलिमेंट बने। फिर उसके बाद वो आपस में ज्वाइंट होकर उन्होंने क्या बनाया? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, जिसको कि आपस में कंबाइंड होके उन्होंने फिर बनाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक आरएनए, डीएनए, विटामिन बने, प्रोटीन्स बने, फैट्स बना, लिपिड बना, कोलेस्ट्रॉल बना। ये आपस में अब मेन हमारी लाइफ के लिए, किसी भी सेल को फॉर्म होने के लिए किन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है? मेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स की। तो वो हमारे पास जब फॉर्म हो गए और साथ में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, तो उन्होंने फर्स्ट जो बनाया वो बना माइक्रोफियर्स। ठीक है, माइक्रोफियर्स एक सेलुलर फॉर्म बन गई। उसके बाद बना इओबायोन्ट्स। इओबायोन्ट्स के बाद जब ये आपस में कंबाइंड हुए तब जाके बनी एक फर्स्ट सेल। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ वो हमारा किससे फॉर्मेशन हुआ है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो इसमें जो ऑपेरॉन एंड हेल्डेन की थ्योरी थी वो कंसेप्ट सब एक्सेप्ट करा गया और उसको मिलर और यूरे ने क्या करा था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा। फिर इसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस किसके बीच में? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और मॉडर्न एटमॉस्फेयर के बीच में। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एंड मॉडर्न। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कैसा था वो? रिड्यूसिंग, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या थी? ज्यादा थी, कोई फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। और लेकिन मॉडर्न जो नेचर है एनवायरनमेंट की वो कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बहुत हॉट एटमॉस्फेयर था और यहाँ पे कैसा है? मॉडरेट टेम्परेचर है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर? मॉडरेट टेम्परेचर। तब उस टाइम पे नो फ्री ऑक्सीजन, कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर? लगभग 20.95% फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, ओजोन लेयर का कोई फॉर्मेशन नहीं था उस टाइम पर। ओजोन लेयर का कोई फॉर्मेशन नहीं था, ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अब क्या प्रेजेंट हो चुकी है? फॉर्म द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। जब वहां पे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं था तो क्या होती थी? पास द यूवी रेज। एंड इन मॉडर्न तो अब क्या हो चुका है? प्रिवेंट। हम किससे प्रिवेंट हो चुके हैं? यूवी रेज से। तो ये हमारे 4 डिफरेंस हैं इसमें। और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको मॉडर्न और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्टली प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बहुत रिड्यूसिंग था, मॉडर्न एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है।
और बहुत हॉट टेम्परेचर होता था उस टाइम पर, इसी वजह से वहां पे वाटर जो था वेपर्स फॉर्म में मिलता था। अब कैसा टेम्परेचर हो चुका है, मॉडरेट टेम्परेचर हो चुका है, और यहाँ पे कोई भी फ्री ऑक्सीजन, उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन नहीं होती थी, लेस अमाउंट में बहुत प्रेजेंट थी, नेग्लिजिबल अमाउंट में, और अब कितनी है 20.95% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहाँ पर पहले कोई भी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं था, ओजोन लेयर नहीं थी, लेकिन अब क्या हो चुका है, ओजोन लेयर फॉर्म हो चुकी है, जो कि हमको यूवी रे से प्रिवेंट करती है। और यहाँ पर यूवी रेस पास होती थी, जिसकी वजह से वाटर क्या होता था, स्प्लिट हो जाता था, किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने ये दो चीजें पढ़ी, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड मॉडर्न एटमॉस्फेयर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इवोल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरह से अर्थ फॉर्म हुई, किस तरह से वहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो अब हम उसके एविडेंस देंगे कि इवोल्यूशन को हम किस तरीके से प्रूव कर सकें कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ या उसको सपोर्ट कैसे किया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एविडेंस लेते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फर्स्टली हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी क्या होती है। तो पैलेंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाती है, पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म। जब कोई एनिमल या प्लांट की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जब वो अर्थ के अंदर प्रेशर होके दबना स्टार्ट हो जाता है, और जब उसकी बाद में खुदाई होती है, जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हमको मिलते हैं, कोई बोन्स मिल रही है, कोई रॉक के नीचे दबा हुआ पार्ट मिल रहा है बॉडी का, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो हम फॉसिल्स की एज एस्टिमेट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का हमको पार्ट मिला है वो कितने टाइम पहले का था और उस टाइम पे लाइफ किस तरीके की थी। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सबसे ज्यादा जो मोस्टली एग्जांपल्स मिलते हैं वो उन सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे मिलते हैं। तो कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू हम लोग कार्बन जो फॉसिल्स होते हैं उसमें कार्बन के अमाउंट फाइंड करके, और मॉडर्न टाइम में इस टाइम पे उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कार्बन की अमाउंट फाइंड करके, काउंट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फॉसिल कितना पुराना था और उस टाइम से इस टाइम पे कितना इवोल्यूशन या कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितना चेंजेस आ चुका है। डिगिंग मेथड फाइंड करते हैं हम लोग। डिगिंग मेथड से जितना डीपली कोई फॉसिल मिलता है वो उतना ज्यादा क्या होगा, ओल्ड होगा, पुराना होगा, और जितना ज्यादा पहले मिलेगा डिग करने पर, खुदाई करने पर, तो वो उतना ज्यादा क्या होता है, पुराना नहीं होता है। ठीक है, जितना ज्यादा गहराई पे मिलेगा, डीपली मिलता है, उतना ज्यादा वो फॉसिल क्या होता है, ओल्ड होता है, और उतना ज्यादा वो क्या होगा, इवोल्यूशन को शो करेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, नेक्स्ट एविडेंस लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एविडेंस शो करते हैं कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट है या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, किस तरीके से वो एक दूसरे को इवॉल्व कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म पहले किससे इवॉल्व हुआ था और उस ऑर्गेनिज्म से कौन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो टॉपिक लेते हैं, फर्स्टली होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर से हो गया। जब होमो मतलब क्या हुआ, सेम, हम यहाँ पे एक चीज को लेके सेम और डिफरेंट में कंपेयर करेंगे, नहीं तो दोनों में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसी बात को आप फॉलो करना, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। होमोलोगस में हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है, सेम। अब इसी चीज को लेके हम एनालॉगस में देखेंगे। स्ट्रक्चर
यानी कि ऑरिजिन, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन, वो क्या होता है सेम जिन ऑर्गन्स का, और उनका फंक्शन क्या होता है डिफरेंट। फंक्शन क्या होगा डिफरेंट। तो ये ऑर्गन कैसे कहलाएंगे होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। ये भी क्या होगा सेम, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कौन सा, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में यहाँ पे शो होगा चीता का, ह्यूमन का, बैट का और साथ में फिश का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब में कॉमन चीज क्या देखेंगे स्ट्रक्चर में, फर्स्टली जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म में सिंगल बोन होती है, ठीक है, अपर आर्म सिंगल बोन होती है, कौन सी, ह्यूमरस, ठीक है। लोअर आर्म में 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्ट में, पाम में क्या जाती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और जो फिंगर्स होती हैं उनमें क्या जाती है फैलेंजेस, डिजिट्स में क्या जाती है फैलेंजेस। तो कौन सी हो गई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, ठीक है। तो ये सबके ओरिजिन में, सबका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे डायग्राम में यहाँ पर, तो उनमें सब में ओरिजिन क्या है, सबका सेम, लेकिन सबके फंक्शंस क्या हैं अलग अलग। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का काम, चीता जो है उसका काम क्या हो गया ग्रास्पिंग का, है ना। 4 लिम्स हमारे क्या करते हैं, ग्रास्पिंग का काम करते हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं, होल्ड करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो बर्ड है कोई, है ना, या बैट है, उसका काम क्या हो गया फ्लाई करने का। 4 लिम्ब उनकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, विंग्स में कन्वर्ट हो जाती है एप्स के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से एक्वेटिक है, वेल है या फिश है कोई, तो उसके अंदर क्या काम हो रहा है, स्विमिंग का। तो फंक्शन सबके क्या आ गए अलग, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सबका क्या रहा है सेम। तो इसलिए कौन सा ऑर्गन हुआ ये होमोलोगस ऑर्गन। फिर एक चीज और, इसमें होमोलोगस ऑर्गन हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। कौन सा इवोल्यूशन शो करेगा ये, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइवर्स करना मतलब स्प्रेड होना, फैलना, कि एक कॉमन एंसेस्टर से जो ऑर्गन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट हुआ है और वो आगे अलग अलग फंक्शंस की वजह से क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। जैसे हमने बोला बर्ड्स, ह्यूमन है या आपका फिश है ना, 3 जो हो गए, इनके तीनों के जो क्लासेस हैं वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई, उनके फंक्शंस और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो जैसे हमने बोला फिश है, तो फिश क्या करती है, एक्वेटिक है, स्विम करती है, तो उसका अलग चीज अलग चला गया, तो वो क्या हो गया, कॉमन एंसेस्टर क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स आ गए। उनमें एक एंसेस्टर में कॉमन कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से वो एक सोर्स से ओरिजिनेट होके बाद में क्या हो गए, डाइवर्स हो गए, फैल गए। तो जिसकी वजह से कौन सा इवोल्यूशन शो कर रहा है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, थॉर्न्स और टेंडल्स जो हैं स्ट्रक्चर में क्या हैं, सेम है, लेकिन इनको आप देखोगे, देखने में दोनों अलग अलग लगते हैं। टेंडल्स कैसे दिखेगा, ऐसे, थॉर्न्स कैसे दिखेगा, लाइक दैट। आप फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पर। तो लेकिन दोनों का फंक्शंस क्या है, अलग अलग है। ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है यहाँ पर इनका डिफरेंट है। टेंडल्स क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है और थॉर्न्स किस में कर रहा है हेल्प, उनका प्रोटेक्शन में।
ठीक है, तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग, जिसकी वजह से हमने इसको किस में रखा, होमोलोगस में। यही चीज आप ध्यान रखना हमेशा, स्ट्रक्चर को लेके आप डिफरेंशिएट करो। अगर एक चीज इसमें से चूज नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एनालॉगस और होमोलोगस में। तो स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन क्या होता है इसका सेम, और फंक्शन क्या होता है इसका डिफरेंट। और कौन सा इवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 मार्क्स के भी पुटअप हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स दे देते हैं, पार्ट्स एग्जाम्पल देंगे, उसमें फाइंड करना होगा कि होमोलोगस है या एनालॉगस है, और रीजन देना पड़ता है, या डिफरेंस आ जाता है होमोलोगस और एनालॉगस के बीच में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल प्लांट्स में लिया, थॉर्न्स एंड टैंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि टैंडल्स इस तरीके से दिख रहा है और थॉर्न्स इस तरीके से दिख रहा है। तो टैंडल्स क्लाइंबिंग का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और थॉर्न्स उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कुकुरबिटा में टैंडल्स मिलेंगे और बोगनविलिया में क्या मिलेंगे, थॉर्न्स। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। इनके अंदर भी यही चीज होमोलोगस ऑर्गन्स को देखने को मिलेंगे। वर्टिब्रेट्स ऑफ हार्ट्स में जैसे फिशेस में 2 चैम्बर है, फिर एम्फीबियंस में 3 चैम्बर है, रेप्टिलिया में फिर 3 चैम्बर है ना। इस तरीके से मतलब 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, इस तरीके से क्या हुआ, हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे इतना टॉपिक हमारा किस में आ गया, होमोलोगस। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।